गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो ही लोग हैं यहाँ पे तभी। आर्यन और हेत, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून मैम। अमान अमान था ना? अमान थे ना आपके फ्रेंड, आपके साथ जो थे, वो आने वाले हाँ हैं? मैम, वो आ रहा होगा। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक देख लिया था? हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात कर रहे थे शायद, राइट? हाँ मैम। तो हमने ये देख लिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर कोई हमें नंबर दिया है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनको हम कैसे काउंट करते हैं, उसकी बात देख ली थी। ओके, अमान इज हियर नाउ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप लोग कैमराज ऑन करके बैठिएगा ना। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने बात कर ली थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कैसे देखते हैं कि मतलब कोई डिजिट दिया है, कोई नंबर दिया है, तो हमारे पास क्या रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस चीज का पता करते हैं कि ये नंबर हमारा जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब उसमें क्या आते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सर्टेनिटी के साथ हमें पता है होते हैं, प्लस वन डिजिट ऐसा होता है जो हमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी के साथ पता होता है, राइट? तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि अब हमें अगर कुछ नंबर्स हैं उनको हम लोग को ऐड करना है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई टू नंबर्स और इफ आई डिवाइड देम, तो क्या फर्क पड़ेगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं केस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यू मे राइट डाउन दिस हेडिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फाइन। अभी कोई भी नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने लिया 31.2 प्लस 20.08 प्लस 20.4। ठीक है, इस नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 8426, सॉरी 2 + 4 6 एंड दिस इज 40 30। ठीक है, क्या सही लिखा है क्या मैंने एडिशन? अरे हे तारियन और अमान, क्या हो गया आज आप लोगों को? आप लोग वीडियो भी नहीं ऑन कर रहे हो और अनम्यूट भी नहीं रख रहे हो अपने आप को। तीन ही लोग हैं ना? चलो पहले मुझे बताओ क्या हो गया, वीडियो वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही आज? मैं 2 मिनट में करता हूँ। ओके, ये तो रमान आपके साथ क्या हो गया? मैम कर रहा हूँ, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। हाँ वही ब्लैक दिख रहा है। एक काम करो हेत, आप एक बार इसको लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करो यहाँ पर मीटिंग को, हाँ मैम, यहाँ ट्राई से लीव करता हूँ। करके दोबारा से ज्वाइन करो, करो जल्दी से, हम वेटिंग। मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा अभी भी? हेत का नाम ही दूसरा आने लगा यहाँ पर, स्टीव रॉजर्स। अरे वो चेंज नहीं किया। इट्स ओके, चलेगा, फाइन। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो यहाँ पर जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मैंने देखा मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन के बाद इन सबके एडिशन किया तो ये आया। बट लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हमको इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना पड़ेगा, या हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग
मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद अगेन एक डिजिट है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा वहां पर भी यहाँ पर डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है 71.68, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए 71.6 कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ से 8 को अलग कर दिया, 8 को आपने यहाँ से रिमूव किया। तो जब भी कभी आप ऐसा करते हो कि आपने यहाँ पे जो नंबर आप रिमूव करने वाले हो, ठीक है, जैसे आप 8 को रिमूव कर रहे हो, तो अगर 8 के जो पहले नंबर है, जो हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, राउंड ऑफ करते हैं ना, अगर वो नंबर अपना 5 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, उसको एक ऐड कर देते हैं उसमें, और अगर वो 5 से छोटा है तो उसमें कोई एडिशन नहीं करते। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर अगर मुझे इस नंबर को लिखना है एक्सप्रेस करके, तो मैं इसको लिखूंगी 71.7, आंसर विल बी 71.7। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है, दिस नंबर 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर 8 को रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले वाले नंबर को देखेंगे। अगर ये हमारा नंबर क्या है 5 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको, मतलब ये जो नंबर रिमूव कर रहे हैं, सॉरी, जो नंबर रिमूव कर रहे हैं वो हमारा क्या है 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा +1 हो जाएगा इस वाले नंबर पे। और अगर यहाँ पर ये नंबर कुछ इस तरह से होता, मान लो 71.62, ठीक है, 71.62 होता, तो अब आपको यहाँ से क्या करना है 2 को रिमूव करना है। तो अगर 2 को रिमूव करना है तो 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर एज इट इज लिखेंगे 71.6, ठीक है। तो मतलब जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है क्या? ओके। अब एक बात कि मैम अगर यहाँ पर वो नंबर हमारा 5 ही होता तो, मतलब यहाँ पर अगर आता है यहाँ पे 71.5, जस्ट इसको समझ लो फिर मैं कायदे से इसको लिखवा दूंगी आपको। अगर यहाँ पर होता 71.5, सॉरी 71.6 और उसके बाद है यहाँ पर 5। अब आपको यहाँ पर जो रिमूव करना है नंबर वो क्या है आपका, 5 को रिमूव करना चाहते हो। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे ये नंबर तो एग्जैक्टली 5 है, तो आप क्या करेंगे, 5 के पहले देखेंगे नंबर इवन है या ऑड है, नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर ये नंबर मेरा इवन है तो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, इट विल बी 71.6। और अगर ये होता मान लो 71.55, ठीक है, तो ये नंबर ऑड हो गया 5 के पहले, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं 71.6, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे। अगर लास्ट डिजिट जो रिमूव करने वाले हैं वो 5 है, और अगर इस डिजिट को रिमूव करने से पहली वाली डिजिट इवन है तो उसमें हम लोग एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है, फाइन, क्लियर है? तो मैम ये अगर सारे वहाँ पे 71.75 हुआ तो उसको 71.8 लिखेंगे। 71.75 हुआ, अगर 71.75 हुआ, अब यहाँ पे 7 क्या हो गया, 7 हमारा हो गया ऑड, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 71.8 लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिखो, पहले लिखो, राइट डाउन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें एक काम करो, पहले एक सिंपल एग्जांपल लिख लो। आपके बुक का एग्जांपल है 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012, तो यहाँ से आपको मिलेगा 31.122, इसको लिख लो पहले। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट है, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे कितने 3, तो मतलब यहाँ पे मिनिमम डिजिट, सबसे मिनिमम डिजिट कहाँ पर है 18.0 के पास है, मतलब यहाँ पे 18 वाले नंबर के पास है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक होगा डिजिट, केवल 1 प्लेस तक ही हो सकता है, ठीक है। मतलब आंसर में आपके जो डिजिट्स होंगे वो किसी भी यहाँ पे एडिशन वाले नंबर से ज्यादा इनमें नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 31.1 होगा। इसको लिख लो पहले, इसको लिखो। मैम आप ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होते हैं वो वाला रूल एक बार फिर से समझाओगे? मैं बोल रही हूँ कि डेसिमल के बाद मान लो मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऐड किए, ये वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 1 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वहां पर डेफिनेटली आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स मिलने वाले हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलके जितने भी मिले, चलो ठीक है, मान लो वहां पर आप बोलोगे कि मैम ऐड किया यहाँ 0 हुआ, तो 0 भी तो हम लोग लिखते ही है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में।
तो यहाँ पर आपको ये नंबर मिल गया। अब आपको जो आंसर एक्सप्रेस करना है वो इस तरह से होना चाहिए कि ये तीनों नंबर्स में से जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल है उतना ही रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल किस नंबर पे है? 18 के पास है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 31.1, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगी। क्लियर है? यस मैम। अभी कोई होता, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा हो जाता 12.11 प्लस 18.01 प्लस 1.012, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करते तो ये हो जाता आपका 31.132, ठीक है, ये हो जाता। अब इस केस में आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते, क्या होना चाहिए था आपका आंसर? बताओ अमान, हे आर्यन, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 31.13। 31.13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास दो डिजिट्स हैं आपका डेसिमल, और यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखो आप results cannot have more digits to the right, results cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers, तो मतलब आपके ओरिजिनल नंबर्स में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उससे ज्यादा आपके, मतलब जिस भी नंबर में है तो उससे ज्यादा आपके नहीं हो सकते, ठीक है, किसी भी नंबर में, जैसे इसमें मैक्सिमम क्या है 1। एक बार फिर से बोलूं, हाँ, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ रहा है? तो ओरिजिनल नंबर्स में से जितने डेसिमल के राइट साइड जितने डिजिट हैं, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आपके डिजिट्स जो हैं 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिखा है, ठीक है, फाइन। तो अभी इसी तरह से आपका सबट्रैक्शन होगा तो भी इसी तरह का केस आपका फॉलो होने वाला है, ठीक है, ओके। और वो जो हमने 5 वाली बात की है, एक काम करो, यहाँ पे 5 वाली बात बाद में लिख लेना, स्लाइड में ही है, इसको लिखो आप। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, नेक्स्ट लिख सकते हो आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, इन दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, यहाँ पर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स आउट टू बी 3.125, ठीक है, आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर ये नंबर मिलता है। अब यहाँ पर मैम कितने डिजिट्स रखने हैं हमें यहाँ पे, तो वो होने चाहिए, वो हम काउंट कर रहे हैं किससे, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 2.5 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ अम्मान, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2.5 में? एक है, पॉइंट के बाद एक। नहीं डेसिमल नहीं बोल रही बेटा, कंफ्यूज नहीं हो। देखो यहाँ पर क्या बोल रही थी मैं, यहाँ बोल रही थी डेसिमल के बाद की डिजिट बोल रही थी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद के नंबर्स लिखने हैं। पर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पे 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, राइट, और 1.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो इनसे ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना होने चाहिए, यहाँ पे होंगे आपके केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कितने हो जाएंगे 3.12, क्या होगा 3.12, राइट, एक सेकेंड, 3.12 सही लिखा है या मैंने? हाँ मैम, सही लिखा है ना, ओके। तो यहाँ पर आप लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आप काउंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इस चीजों को देखोगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 3.12, फाइन। तो मतलब आपका जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लिखो आप, इस पॉइंट को लिख लो, रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड with no more significant figure
with no more significant figure as in the measurement with few significant figures, as in the measurement with few significant figures. ठीक है, तो आपने जो वहां पर रिजल्ट अपना रिपोर्ट किया है अपने फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही होंगे, तो वहां पे इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। लिख लिया ना? Result must be reported with no more significant figure as in the measurement with few significant figures. तो इस आंसर को लिख लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब हम लोग 5 वाली जो बात कर रहे हैं, अब मतलब अगर आपको जो नंबर रिमूव करना है वो अगर 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 3.125 है, अब आप 5 को रिमूव कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, आपको क्योंकि इसको 3.12 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखोगे कि इसके पहले वाला जो डिजिट है वो कैसा है, वो वहां पर हमारा क्या कहते हैं, इवन है कि ऑड है, तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में चेंज नहीं आएगा। अगर इसी तरह से ये नंबर हो जाता 3.135, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये नंबर क्या है, ये नंबर रिमूव करना है, और ये वाला नंबर क्या है, ऑड है, तो इसलिए ये हो जाता अपना 3.14, ये हो जाता आपका 3.14। ठीक है क्या? तो ये वाले पॉइंट को लिखना है कि मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख लोगे, या फिर लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो, रूल्स लिख लो, रूल करके यहाँ पे लिखो, if rightmost digit to be removed, if rightmost digit to be removed, if rightmost digit to be removed is more than 5, preceding number is increased by 1, preceding number is increased by 1। और एग्जाम्पल में लिख लेना ये वाला, पहला वाला, if rightmost digit to be removed is, sorry नहीं ये वाला मत लिखना, सॉरी एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिख लो इस तरह से, पीछे वाले केस में हमने जो लिया था उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 71.68 है ना, इसको एग्जाम्पल में लिख लो 71.68 में अब आप 8 को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, 8 को रिमूव कर रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी 71.7, दिस विल बी 71.7। तो आपने लिखा रूल नंबर 1, इफ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज more than 5, then the preceding number is increased by 1। ठीक है, next लिखो if the rightmost digit to be removed, if the rightmost digit to be removed is less than 5, then the preceding number is not changed, एग्जाम्पल में लिख लो 71.68 लिखा था ना, यहाँ पे लिख लो 71.64, तो यहाँ पर क्या रहेगा 71.6, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था हमने 71.68, तो ये हो गया था हमारा 71.7। ठीक है, रूल नंबर 3 लिखो, if the rightmost digit to be removed is 5, if the rightmost digit to be removed is 5, if the rightmost digit to be removed is 5 and preceding number is odd, then it is increased by 1, and preceding number is odd, then it is increased by 1। और फिर सॉरी, और नहीं, हिंदी वाला और था वो, नेक्स्ट लिखो, and if the rightmost digit to be removed, and if the preceding number is even, then it is not changed, एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे 71.65 और लिखो 71.75, ये दो नंबर लिए, तो 71.65 लोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
इट विल बी 71 पॉइंट, क्योंकि 6 क्या है, इवन है, तो ये एज इट इज रहेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 71.8, इट विल बिकम 71.8। ठीक है, फाइन। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, तो मुझे आप उसका बताना कि इसका क्या हमारा आएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको करना है। क्वेश्चन इज राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंटिंग का भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि यहाँ पर जो रूल्स हैं वहां पर रिमूव करके वहां पर वो किस तरह से आएगा। तो पहला है आपका 34.216, दूसरा है आपका 10.4107, 10.4107, थर्ड है आपका 0.04597, ठीक है, और फोर्थ है आपका 2808, फोर्थ है आपका 2808, ठीक है। तो इनको करके देखो एक बार। मैम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 3 सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब मतलब अब आपके जो आंसर में आएंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने जो लास्ट क्लास में देखा था ना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने थे। एक मिनट मैं बताती हूँ। मैम ये फोर्थ वाला क्या लिखा है? फोर्थ है 2808, 2808। देखो अभी अगर हम लोग को लिखना है इसमें 34.216 है, इसमें अभी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5, 5, एवरीवन एग्री। तो अब मुझे इसको किस पे कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसको कुछ इस तरह से लिखना होगा 34 पॉइंट समथिंग, एक सिंगल डिजिट आने वाला है। तो मुझे यहाँ से क्या रिमूव करना है, मुझे यहाँ से 1 को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये वाला तो रिमूव हो ही रहा है, तो राइट मोस्ट जो डिजिट रिमूव होने वाली है वो क्या है, 1। तो अब इसको अगर हम लोग रिमूव करके लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी 34.2, क्योंकि जो राइट मोस्ट डिजिट यहाँ से रिमूव हो रही है वो क्या है, मेरी छोटी है, छोटी है 5 से, तो इट विल बी 34.2। ठीक है, समझ में आया अमान, हेत, आर्यन? हाँ मैम। यस मैम। अब इस तरह से आप देखो, आपके जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 10.4107। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये जीरो काउंट होगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर में? काउंट होगा। जब भी जीरो हमारा Yes, ma'am. दो, हाँ, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होता है तो काउंट होता है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर सभी कितने हैं, 6 है, टोटल 6 है। और आपको क्या करना है, 3 तक रिड्यूस करना है। तो मतलब आपको इसमें भी क्या करना है, ये लास्ट के 3 डिजिट हटाओगे आप, तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, इट विल बी 10.4। होगी कि नहीं? थर्ड और फोर्थ को भी इस तरह से काउंट ट्राई करो। थर्ड वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक, आप मुझे बताओगे क्या? मैम 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, वेरी गुड, 4। तो अब आपको इसको ध्यान से रिड्यूस करना है, कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। और जो ये लास्ट वाला है इसको क्या करोगे, जो लास्ट वाला है इसको क्या करोगे, 2808। मैम उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उसका कुछ नहीं कर सकते? अरे हमारी आदत हो गई है कि हम डेसिमल के बाद ये चीजों की कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं 2808 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब आप इसको काउंटिंग में मत लेना कि ये काउंटिंग है किसी चीज की, ठीक है। ये काउंटिंग वाला जब तक स्पेसिफाई करेंगे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि काउंटिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट बोला था ना,
कि कोई चीज है, आई कैन राइट इट एज कोई चीज 2 है तो मैं इसको 2.0 भी लिख सकती हूँ, 2.00 भी लिख सकती हूँ, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। पर ये एक नंबर है आपके पास, काउंटिंग वाला नंबर नहीं है कि किसी चीज का काउंट है इतने काउंटिंग आए, अगर वो नहीं बोला है तब तक उसको काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सबसे पहला हमारा रूल नंबर बनता, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और रूल नंबर शायद 3 था कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट है और हमें क्या करना है? कन्वर्ट 3 सिग्निफिकेंट पे। मतलब मुझे इस 8 को क्या करना पड़ेगा? रिमूव। तो 8 क्या है? 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? इट विल बी 281, 281। ठीक है, तो ये हमारा 281 होगा। देखने में बहुत अजीब लगता है ना कि 2808 से ये 281 बन गया है ना, पर ये इसी तरह से होगा आपका। मतलब आप जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रूल काउंट कर रहे हो, आपके सिंपली यहाँ पे क्या करना है? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करोगे तो ये इस तरह होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला थर्ड फोर्थ वाला सबको? हाँ मैम। आर्यन आपको? यस चलो मैम। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले को देखो, अब थर्ड वाले में मुझे आपने बताया था कि मैम इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 3 में रिड्यूस करना है, तो मतलब मुझे 7 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और 7 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 9 वाले में +1 करोगे तो 0.0460 यही होगा। फाइन, ठीक है, आइडिया लग गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ठीक, चलो अब लास्ट क्लास में एक मैंने बात बोली थी कि हम नेक्स्ट लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्या? एक्यूरेसी और प्रिसीजन को, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इस पे मैंने बोला था कि यहाँ पर मान लो कुछ 3 स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा कोई एक एक्सपेरिमेंट किए। में हम लोग क्या करते हैं? कुछ एरर्स आ जाती है, मतलब कई बार हमारा डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी अच्छे से सर्किट को जमाया। मान लो मैं कोई एक इलेक्ट्रिकल का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहां पे, तो वहां पे वो जो एक्सपेरिमेंट किया, जो मेरी रीडिंग्स वहां पर आ रही है, तो वहां से क्या हुआ? जो रीडिंग्स आई, या फिर ऐसा समझ लो हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, तो मतलब केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो गया। वरना आप कहोगे कि मैम केमिस्ट्री की क्लास में आप फिजिक्स की बात क्यों कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया मतलब इन जनरल, तो वहां पे मान लो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, आप ही तीनों थे, स्टूडेंट ए, बी और सी। तो मैंने बोला इसके क्या करो, 3 रीडिंग्स ले लो या 2 रीडिंग्स लो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब आप रीडिंग लोगे, एक टाइम लोगे, तो आप देखोगे कि मान लो लेट्स से मैं रेजिस्टेंस वाली रीडिंग ले रही थी, ठीक है, या मान लो मैं उसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ, क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ, तो मैं किसमें मेजर कर रहा है, तो आप कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने बोला कि वहां पे जो ये क्वांटिटी थी, लेट्स से वो वैल्यू होनी चाहिए थी 3, मतलब एक्चुअली में वो वैल्यू उस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए थी, 3 ओम। पर जब पहले वाले स्टूडेंट ने मेजर किया तो उसकी जो पहली रीडिंग आई वो आई 2.9, और दूसरी रीडिंग आई उसकी 3. लेट्स से 3.2। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ने उसको मेजर किया तो उसकी जो रीडिंग आई वो आई 3.95, और जो उसकी दूसरी रीडिंग आई वो आई उसकी 3.1। ठीक है, अब जब तीसरे स्टूडेंट ने उसको मेजर किया तो उसकी मेजर वैल्यू आई 2.9, और जो तीसरी वैल्यू आई वो आई उसकी 3.01। ठीक है, 3.01। तो रीडिंग्स कुछ इस तरह से आई, मेरे 3 स्टूडेंट्स ने इस तरह से रीडिंग मेजर किया। अब जब मेजर किया तो मैंने बोला था कि ये जो रजिस्टर है इसका जो ट्रू वैल्यू है वो है हमारा 3 ओम। ठीक है, 3 ओम था, तो मतलब इसका मतलब ये था कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या है? 3। इस वैल्यू को मैं बोलती हूँ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है इसकी? 3। पर लेकिन जब आपने इसको मेजर किया तो आपने बोला कि मैम एक टाइम में 3.2.9 आई, नेक्स्ट टाइम में 3.2 आई। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट में मतलब हमारी खुद की एरर से आता है कई बार कुछ डिस्टर्बेंस, और कई बार क्या होता है जो हमारा एपरेटस है जिसपे हम मेजर कर रहे हैं, कुछ कई बार उसमें एरर आती है, उसकी वजह से ये रीडिंग में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि चल रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 रीडिंग आई। तो अब आप 2.9 और 3.2 को देखो,
तो ये रीडिंग्स जो है ये उतने क्लोज नहीं है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो डिफरेंस है ना, केवल 0.3 का ही तो डिफरेंस है, ठीक है, पर लेकिन वहीं आप दूसरे स्टूडेंट्स की रीडिंग में डिफरेंस देखो कितना कम है, कितना है यहाँ पे 2.95 और 3.1। तो जब आप ये डिफरेंस देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.15। तो यहाँ पे सेकंड वाले स्टूडेंट के जो रीडिंग्स में डिफरेंस है वो है 0.15 और पहले वाले स्टूडेंट की जो रीडिंग्स में डिफरेंस था वो क्या था 0.3। इसी तरह से जब आप ये वाले स्टूडेंट की रीडिंग में डिफरेंस देखोगे तो ये आपको मिलेगा 3 एंड दिस विल बी 0.03, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप फर्स्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हो तो ये रीडिंग्स में डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो रीडिंग्स हैं वो क्या है, वो प्रिसाइज नहीं है। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपने मेजर्ड वैल्यू है आपकी वो आपस में कितनी क्लोज है, दैट इज प्रिसीजन। और जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, वो है कि आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2.9 और 3.2 में भी आपस में डिफरेंस है, ये उतनी क्लोज नहीं है, मतलब ये चीज हमारी प्रिसाइज नहीं है। वही मैं सेकंड स्टूडेंट की बात करूं तो उसकी रीडिंग आई 2.95 और 3। तो यहाँ पर देखो तो ये डिफरेंस जो है ये है हमारा 0.15 का, ठीक है। तो मैं इसको भी बोलती हूँ कि ये रीडिंग भी उतनी प्रिसाइज या इससे बेटर है, ठीक है, इससे बेटर है। तो आप लोग हमेशा एक कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो ये हमारा प्रिसाइज है, बट ठीक है मैं इसको भी प्रिसाइज नहीं बोलूंगी क्योंकि ये उतना क्लोज नहीं है। पर लेकिन आप जब थर्ड स्टूडेंट की बात करोगे तो यहाँ पर इसकी जो रीडिंग्स हैं ये आपकी देखो, इसके बीच में डिफरेंस कितना कम आया 0.03। तो ये जो रीडिंग है ये जो है ये हमारी प्रिसाइज है, मतलब ये जो है काफी क्लोज है। तो स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स थी वो प्रिसाइज नहीं थी, स्टूडेंट बी की भी रीडिंग्स उतनी प्रिसाइज नहीं थी, और स्टूडेंट सी की रीडिंग्स काफी प्रिसाइज है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या है काफी क्लोज है ये रीडिंग्स। तो ये हो गई मेरी प्रिसीजन की बात। अब एक्यूरेसी की बात बोलेंगे तो आप अगर इनका एक एवरेज वैल्यू निकालो, इन दोनों का जो एवरेज आएगा दिस विल कम आउट टू बी कितना आना चाहिए 2.9 प्लस 3.2, तो मतलब दिस इज 6.1। तो 6.1 by 2 आप जब करोगे इसको आएगा आपका 2 3 6.05, ठीक है 3.05। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो आपके ट्रू वैल्यू के भी क्लोज नहीं है, मतलब आपका ये ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले केस में बात करूं तो यहाँ पर मेरी वैल्यू है 2.95 और 3.1। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.05। तो 6.05 by 2 करिए तो दिस विल बी 2 3 6.2 एंड समथिंग, ठीक है। तो अब आप देखो 3.05 3 के ज्यादा क्लोज नहीं है, बट ये वाली वैल्यू तो फिर भी क्लोज है, बट ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अपने ट्रू वैल्यू के। पर वहीं आप थर्ड केस में देखोगे तो ये वैल्यू आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 2.98 और 3.01। 3.01 लेट्स से दिस इज 3.02 ताकि मेरी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको मेजर करोगे तो मेरी जो एवरेज वैल्यू आएगी थर्ड केस में दिस विल बी 2.98 प्लस 3.02 by 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 3। मतलब तीसरे केस में जो मेरी एवरेज वैल्यू निकल कर आई वो मेरी एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के पास है। तो जब इस तरह का केस होगा ये मेरा केस किसका बना, एक्यूरेसी का बना। तो मतलब एक मिनट, तो मतलब जब मैं पहले केस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे प्रिसीजन नहीं मिली और यहाँ पर मुझे एक्यूरेसी भी नहीं मिली। दूसरे केस की बात की तो यहाँ पर भी प्रिसीजन नहीं था और यहाँ पर भी एक्यूरेसी नहीं थी। पर लेकिन जब मैंने तीसरे केस की बात की तो ये मेरा प्रिसाइज भी था और मेरा तीसरा केस मेरा एक्यूरेट भी था, ठीक है। तो जो थर्ड स्टूडेंट ने रीडिंग निकाली वो मेरी रीडिंग्स क्या थी, प्रिसाइज भी है और वहां पर वो एक्यूरेट भी है। तो मतलब प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपकी जो रीडिंग्स आई है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आपने जो किए हैं वो रीडिंग्स आपस में कितना क्लोज है वो है प्रिसीजन। पर लेकिन वो रीडिंग्स ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो है हमारी एक्यूरेसी। तो अगर मैं इस तरह से बोलूं कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है तो मैं बोलूंगी कि सी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, देन इट्स बी और देन इट्स ए, ठीक है। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा सी की है, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, अमान एंड रोहित, हाँ हाँ मैम। मैम। यार फिर कैमरे बंद कर लिया है। मुझे आप लोग के फेसेस दिखते रहते हैं तो सही रहता है,
चलो यहाँ पर लिख लो एक बार, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो यहाँ पर एक्यूरेसी के लिए लिख लो, एक्यूरेसी इज, व्हाट इज एक्यूरेसी, उसको लिखो। एक्यूरेसी मीन्स it is the agreement of a particular value, agreement of a particular value to the true value of result, to the true value of result, to the true value of result। और precision में लिखो, precision में लिखो, precision में है it is the closeness of, it is the closeness of various measurements for the same quantity, it is the closeness of various measurements for the same quantity। ठीक है, स्टूडेंट 1 का रीडिंग, स्टूडेंट 2 का रीडिंग। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिफाइंड वैल्यूज 1.9, 1.93, 1.94 and this is 2.05, next it is 2.01 and this is 1.99। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 3 स्टूडेंट्स और ये हो गई उनकी 3 रीडिंग्स, मतलब 2 रीडिंग्स। तो सबकी कितनी कितनी आई। ठीक है, अब आप इस वाले केस में निकालोगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर इसका एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एवरेज वैल्यू इसका कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट केस में एवरेज वैल्यू निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1.94, दिस विल बी 1.94। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी एग्जैक्टली 2। ठीक है, और जो आपकी बीच वाला केस है उसमें क्या आएगी 1.94 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 1.995। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज आपने यहाँ पर निकाल ली कि इनकी एवरेज वैल्यूज ये आ रही है। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करेंगे और प्रिसिजन की बात करेंगे। पहले प्रिसिजन बताओ, यहाँ पर किसका प्रिसाइज है। 1.93 और 1.94 ये रीडिंग्स आपस में क्लोज है, 1.93 और 1.95। और रीडिंग्स को देख के बोलो, और रीडिंग्स को देखकर भी बोल सकते हो आप कि भाई ये आपस में कितने क्लोज हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये रीडिंग्स आपस में काफी क्लोज है, तो मैं इसको बोलूंगी कि ये प्रिसाइज है। पर वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो इट इज अराउंड 0.11, तो 0.11 का डिफरेंस है, तो इसको मैं प्रिसाइज नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर डिफरेंस काफी कम है, 0.02, तो ये वाला रीडिंग भी क्या है मेरा प्रिसाइज है। पर लेकिन अब मैं इनकी एक्यूरेसी की बात करूं तो लास्ट में देखो, इसकी जो मैंने आपको ट्रू वैल्यू शायद नहीं बताई, ट्रू वैल्यू लिख लो, ट्रू वैल्यू इज ट्रू, ट्रू वैल्यू इज ट्रू, मतलब उस चीज का जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब जब आपने स्टूडेंट सी का रीडिंग देखा तो ये वाला वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है, यस दिस इज एक्यूरेट। ठीक है, ये वाली की बात करोगे तो ये वाला क्या है 1.94 आ रही है एवरेज वैल्यू, ये वाला हमारा एक्यूरेट नहीं है और ये भी मेरा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरा स्टूडेंट 1 की रीडिंग एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज है, और दूसरे की एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों नहीं है, और तीसरे की ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे बोलता है कि यहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग किसने निकाली, तो एक्यूरेट रीडिंग सी ने ही निकाली है यहाँ पर, और स्टूडेंट ए और बी ने एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं निकाली है। बट फिर भी अगर बात करें तो स्टूडेंट बी की रीडिंग एक मतलब करेक्ट वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, कंपेयर टू बी, तो कंपेयर टू ए। फाइन, आगे बढ़े। लिख लिया था ना ये? हाँ मैम। अमान का भी कैमरा ऑफ हो गया। चलो, अभी क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं बचपन से एक यूनिटरी मेथड, है ना। तो जो यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड होता है, क्या होता है यूनिटरी मेथड, मैंने 20 टॉफीज ली, किसमें ली 10 रुपीज की ली, तो मेरा यहाँ पर एक टॉफी कितने की आएगी, दिस विल बी 1/20, 1/20, तो रुपीज, एंड दिस इज 1/20 रुपीज की मुझे इतनी टॉफीज मिल जाएंगी। ठीक है,
तो ये वाला मेथड होता था मेरा यूनिटरी मेथड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि हम क्वांटिटीज का इंटर कन्वर्जन करते हैं, क्वांटिटीज का इंटर कन्वर्जन करते हैं, मतलब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने वॉल्यूम मेजर किया तो कोई मीटर क्यूब में कर रहा है, कोई लीटर में कर रहा है, तो उसी तरह से हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पहले लेते हैं एक सिंपल। मैंने बोला कि 1 मीटर है और 1 मीटर है नहीं, लेट्स से मेरे पास कोई एक यूनिट है 5 मीटर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में क्या आएगा, सबको पता है ये 500 सेंटीमीटर आएगा। बट लेकिन इसमें हम क्या बात करते हैं, हम एक यूनिट फैक्टर लेके चलते हैं ताकि हम कभी बड़े यूनिट्स में जब हम जाएं तो हमारी गलतियां ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, नाउ वी नो दैट द क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज convert 5 मीटर into सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब 1 मीटर होता है, जो रिलेशन है वो हमें पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं यूनिट फैक्टर जो लिखूंगी या यूनिट क्वांटिटी लिखूंगी वो चीज हो जाएगी मेरी 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजों की वैल्यू ही आपकी क्या आने वाली है 1, क्योंकि 1 मीटर में आप लिखोगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, दैट विल गेट कैंसिल आउट, इट विल कम आउट टू बी 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ वाले फैक्टर में भी क्या करोगे आप, 100 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, मीटर को फिर से कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, इट विल अगेन कम आउट टू बी 1। तो यूनिट फैक्टर में जो है ये आपको दिया है कि ये आपका जो फैक्टर होता है ये यूनिट फैक्टर, मतलब ये 1 आया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा ही रहने वाला है, उस यूनिट क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं डालने वाला। तो अगर अब मुझे 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप ध्यान दो 5 मीटर है, ठीक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैम हम ये वाला यूनिट फैक्टर मेथड, ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे कि ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे, आपने तो दोनों बता दिया। तो ये लॉजिकली आप सबकी सोचने की बात है। अगर आपको क्या चाहिए, 5 मीटर को सेंटीमीटर में चाहिए तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सेंटीमीटर्स। तो मैं ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करूंगी, तो दिस विल बी 5 into 100 by 1। यहाँ पे आप लिखोगे तो दिस विल बी 500 सेंटीमीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज मीटर। तो ये मीटर मीटर भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये चीज आ गई मेरी 500 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली हम यार बचपन से जो काम करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक चीज इतने की आ रही है, दूसरी चीज कितने की आएगी, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 में कितने होंगे, 500 सेंटीमीटर। पर अगर वो बोलता है कि भाई इसको यूनिट फैक्टर में आपको बोल रहा है केमिस्ट्री में इस तरह से आप कन्वर्ट करो, तो डायमेंशनल एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर को यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको बेसिकली शो करना है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आप 2 डेज को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो 1 डे में क्या होता है आपको पता है, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, यूनिट फैक्टर आपका बन जाएगा 24 आवर डिवाइडेड बाई 1 डे, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 डे डिवाइडेड बाई 24 आवर, ठीक है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो मतलब कि आपको एक और यूनिट फैक्टर यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, 1 आवर में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो एक और यूनिट फैक्टर क्या बन गया, इट इज 60 divided by 1, so this is 1 minute, 60 minute divided by 1 hour, and this is 1 hour divided by 60। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, and both of these quantities they are equal to 1, ठीक है। जो तीसरी चीज है, अभी भी देखो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, तो अब आपको मिनट और सेकंड के बीच का रिलेशन चाहिए। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स है, इट हैज 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 1 मिनट, and this is also equal to 1 minute divided by 60 seconds, ठीक है। so these are the 3 unit factors। तो एक यूनिट फैक्टर ये मिला, दूसरा यूनिट फैक्टर आपको ये मिला, और तीसरा यूनिट फैक्टर आपको ये मिला, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जो कन्वर्ट करना है डेज को सेकंड्स में करना है, तो आप उसको क्या लिखोगे, 2 डेज है तो आप सबसे पहले ये वाले यूनिट फैक्टर को यूज कर लो, क्योंकि 2 डेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में पहले, तो 24 by 1। अब मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड वाला यूनिट फैक्टर, इसी को क्यों बोला, डेफिनेट सी बात है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए मुझे मिनट, ताकि मिनट फर्दर किस में कन्वर्ट हो, सेकंड में। तो ये मिनट वाला यूज करने के लिए दिस इज 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1,
अब फर्दर देखो, आप सेकंड और मिनट का रिलेशन यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपको सेकंड चाहिए न्यूमरेटर में, तो 60 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1। तो अब जब आप लोग इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि यहाँ पे यूनिट्स जो होती हैं वो भी कैंसिल आउट होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करो तो आर जो है 2 डे था ना, सॉरी नॉट आर, ये नॉट सेकेंड्स, एक मिनट, गलती गलती, ये आएगा आपका 1 डे 1 आवर, ठीक है। तो अब आर आपका कैंसिल हो गया, मिनट मिनट आपका कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा, ये भी था 2 डे, तो डे डे भी आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 60, मतलब 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 दिस मच सेकेंड्स, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें और कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, जब आपको उसको कन्वर्जन करना है, आंसर आपको पता है, बट आपको इसको क्या करना है, यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करके ही आपको वो चीज करनी पड़ेगी। इज दैट ओके? बेटा अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उसको एक बार आप रिप्लाई जरूर करो, हाँ या ना। आप लोग अनम्यूट करके रखो यार, 3 ही स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। अमान कहाँ गए? उठ के चले गए, मैम बच्चों वाली चीजें पढ़ा रही है। नहीं मैम। नहीं है, तो यहीं पर है, सो गए? नहीं यहीं पे। यहीं पर हो ना, जगाना पड़ता है, ठीक है। इस पे कुछ और पॉइंट, ये क्या हुआ, चीज चला गया मैंने, नहीं आ गया, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इस चीज को लिखना है एक बार तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, लिखना है क्या, बोलो, अरे हाँ जल्दी लिखे से तो भी बोलो। चलेगा ये। चलेगा, चलेगा आर्यन और अमन आपके लिए, तो बट ये याद रखना, ये आपको हम लोग जो ये जो फैक्टर होता है ये आपका यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है फाइन। चलो जो नेक्स्ट चीज है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारे लॉज। लॉज की हम लोग यहाँ पर बात करना है कि हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या लॉज है, ठीक है। तो जो सबसे पहला लॉ है, यहाँ पर हम 5 लॉज की बात करने वाले हैं, ठीक है, 5 लॉज। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ के बारे में तो हमने पढ़ा है मैम, फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई मास जो है वो है किसी भी इक्वेशन में जो होगा, केमिकल में बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन में जो भी मास है रिएक्टेंट्स का, वो बराबर होगा कि जितने की प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनको एक्सपेरिमेंट से ऐसा मिला कि रिएक्टेंट में उन्होंने जितना मास दिया था, प्रोडक्ट का मास भी आपको उतना ही मिला। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर था, तो उन्होंने यही चीज कही कि आपका जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है, वो कंजर्व रहता है, ठीक है। हमारे लेबोइजर नाम के ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चीज हमको दी, ठीक है, कि भाई रिएक्टेंट्स का जो मास है वही प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अभी हम लिख लेंगे। इसके बाद एक और दूसरा लॉ आया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमको दिया था, ये हमको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने, इसने बोला कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई, मतलब एलिमेंट्स नहीं, हमारे पास दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, मतलब हम कोई भी सब्सटेंस देखें, वो सब्सटेंस जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, वो एलिमेंट्स का जो वहां पर मास होगा, वो जो कंबाइन हुए हैं, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा। जैसे हम वाटर की बात करें, हम कहीं से भी वाटर ले लें, हम टैप वाटर लें, हम रिवर वाटर लें, कहीं से भी वाटर ले, हमें पता है वाटर में H2O होता है, मतलब वाटर इज H2O। तो ये जो H2O है, ये H2O ऐसे ही नहीं आया, मतलब वाटर हमेशा एक, वाटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है। दिस इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये जो बात की गई, ये बाई मास की गई कि मैम ये जो फिक्स्ड रेशियो है ये बाई मास है, बाई वॉल्यूम है, क्या है?
तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हमें जोसेफ प्रोस्ट ने बात की, ये हमारी है दिस बाय मास, कि अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद बात करें तो भाई जोसेफ प्रोस्ट ने क्या किया, मतलब उनको ऐसे कैसे पता चला, तो उन्होंने लिया एक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस का उन्होंने लिया ऑर्गेनिक फॉर्म लिया, मतलब वो जैसा हमें एनवायरमेंट में मिलता है उन्होंने उससे, मतलब उस सब्सटेंस को जैसा ही हमें नेचुरली मिलता है उस सब्सटेंस को, क्यूप्रिक कार्बोनेट को लिया था उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को लिया और उन्होंने कहा कि ये क्यूप्रिक कार्बोनेट जो नेचुरली अकर हो रहा है एनवायरमेंट में, इसके हमने देखा कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे थे वो उसी रेशियो में कंबाइन हुए जब इन्होंने इसको किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में मतलब प्रोड्यूस किया, मतलब इनऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया, या मान लो किसी रिएक्शन में हमें पता है प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए तो वहां पर कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट हमारा फॉर्म हुआ। तो उन्होंने जब वो क्यूप्रिक कार्बोनेट में देखा कि भाई यहाँ पे कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का क्या मास है, तो वो भी वही मास था जो उन्हें नेचुरल फॉर्म में मिला। तो वो इस कंक्लूजन में आए कि हमारा कोई भी कंपाउंड है तो वहां पर एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, इसके बाद डाल्टन आए, डाल्टन ने बोला कि उन्होंने दिया हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन्होंने बोला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, उसी तरह से उन्होंने बोला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलते हैं तो ये हमारा फॉर्म करते हैं वाटर, ये हमारा फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी। मतलब अगर आपके पास दो फिक्स एलिमेंट्स हैं, आपके पास क्या है, दो फिक्स एलिमेंट्स हैं, फिक्स एलिमेंट्स ले लिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है H2 और O2 जो है, ये दोनों मिलकर क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। वहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होते हैं, ये लोग फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमारा वाटर भी फॉर्म कर रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि इनके जो ये एलिमेंट्स हमारे कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे फिक्स एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो फिक्स है, मतलब ये तो अपना हाइड्रोजन देखो दोनों जगह, यहाँ पे देखो ये इसका एक पोर्शन लिया तो इसका 1/2 पोर्शन लिया, यहाँ पर इसका एक पोर्शन लिया, यहाँ पर इसका क्या हुआ, एक पोर्शन लिया। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, पर उसके साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहा है। तो इसका अगर एक पार्ट है तो वाटर फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन आधा पार्ट लेंगे, H2O2 में अगर H2 का एक पार्ट है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, उसका भी एक पार्ट होगा। तो अब जब हम इन लोगों का रेशियो लेंगे, मतलब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो रेशियो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो रेशियो में कंबाइन हो रहा है, इन दोनों का आप जो रेशियो लोगे वो क्या होगा, वो एक आपको फिक्स्ड होल नंबर के फॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप लो तो यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपको मिला ये 1/2। तो ये आपको जो फिक्स नंबर मिला, तो ये एक आपको फिक्स होल नंबर के रेशियो में मिलता है हमेशा, कि जो आपका जो सेकंड एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वेरिएबल प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है, तो वो जिन जिन एलिमेंट्स में जिन जिन रिएक्शंस में कंबाइन हो रहा है उनका क्या लेंगे, उनका एक रेशियो होगा, वो एक फिक्स होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो था पहले वाले केस में ऑक्सीजन जो था वो आपका कितने प्रोपोर्शन में कंबाइन हुआ, 1/2 में वाटर के केस में, और वहीं H2O2 के केस में ये कितने प्रोपोर्शन में कंबाइन हुआ, 1 प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है, और दोनों जगह हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन कितना है, 1। तो यहाँ पे ये क्या है, 1:1/2, और यहाँ पर ये क्या है, 1:1। तो अब आप इन दोनों का जो रेशियो लोगे वो आपको फिक्स होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, इज दैट ओके? मतलब आपके क्या है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, उसमें एक का प्रोपोर्शन फिक्स है और दूसरा का जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, उसी की वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। फाइन, ये चीज समझ में आई या इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, दूसरा एग्जांपल लेके समझे इसको? समझ में मैम आ एक गया। बार समझा देना। समझ में आ गया? मैम एक बार समझा हाँ देना। मैम, एक बार फिर से समझा दो। तो आप लोग ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं नहीं ये चीज अभी मैम काफी आगे बढ़ गई, अभी यहाँ पर ही पूछना है, तो आप मुझे पहले भी स्टॉप करके पूछ सकते हो। ठीक है, एक मिनट बताती हूँ मैं फिर से। जैसे मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने लिया कि हाइड्रोजन H2 और O2, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं, मतलब ये दोनों रिएक्ट करते हैं।
तो एक बच्चे ने रिएक्शन की, वहां पर उसको मिला कि मैम मेरा तो रिएक्शन में वहां पर वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। दूसरे ने जब रिएक्शन की तो उसका जो हुआ, ये दोनों के उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को आप जब बैलेंस करने जाओगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो ये आएगा आपका 1/2, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो यहाँ पर इसका इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं लिखती हूँ H2 + ½ O2 इट गिव्स H2O, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे क्या है, नंबर 1, इसके आगे है नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पार्ट हाइड्रोजन ले रहे हो और आप आधा पार्ट O2 को ले रहे हो, तो आपको वाटर मिल रहा है, ठीक है। और दूसरे केस में आप एक पार्ट H2 ले रहे हो और एक पार्ट O2 ले रहे हो, तो आपको H2O2 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पार्ट H2 है और एक पार्ट O2 है, तो आपको H2O2 मिला। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, वो उसका जो जितना अमाउंट यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है वो अमाउंट फिक्स है। मतलब यहाँ पर मान लो हमने लिया 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन का कितना अमाउंट कंबाइन होगा, दिस इज 1/2। वो कितना है, 1/2। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो भी चेंज हो रहा है। पर आप ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट उतना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का अमाउंट उतना ही है, ठीक है। मतलब एक पार्ट हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक पार्ट हाइड्रोजन है। पर जब ये एक पार्ट हाइड्रोजन हाफ पार्ट ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H2O बना रहा है, और जब ये 1 पार्ट ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H2O2 बना रहा है। तो जो रिएक्शन हुई वो हो गई, ठीक है। पर इन्होंने ये बोला कि अब ये जो O2 है, O2 कितना रिएक्ट हो रहा है, 1/2 पार्ट हो रहा है ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो अब जब आप ये O2 के कंबाइन होने का जो रेशियो है, यहाँ पे कितना O2 कंबाइन हो रहा है, यहाँ कितना कंबाइन हो रहा है, जब आप इसको लोगे तो वो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में ये 1/2 है, यहाँ पर ये कितना है, 1 है। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो आप रेशियो कह सकते हो मैम 2:1 है, या आप कह सकते हो कि मैम ये 1:2 है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप किसको पहले लिख रहे हो। फाइन। तो हमेशा ये रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर आपका एक एलिमेंट का अमाउंट आपने फिक्स रखा है और दूसरे एलिमेंट को वेरी कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये जो दूसरा एलिमेंट आपने वेरी किया, उसको वेरी करने से आपके पास जो उसका जो अमाउंट वेरी कर रहे हैं उसका जो रेशियो होगा वो अमाउंट का, वो हमेशा हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक होल नंबर रेशियो मिलेगा। ठीक है क्या, अभी समझ में आया? हाँ मैम। आया? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका वो क्या बोल रही थी मैं, इसका हम लोग लिख लेते हैं। लिखो पहला, लिखो पहला पार्ट, लिखो लिखो हमारा पहला क्या था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लिखो इट वाज, दिस लॉ वाज, देखो होता क्या है, लॉ कैसे बनते हैं, कोई भी चीज मैंने कहा ये लॉ है, ये कैसे बना लॉ। तो क्या होता है, हम दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं, हमने जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस रही, तो लॉ का प्रूफ जो होता है एक तरह से बोलूं तो नहीं होता है। मतलब ये है कि आपने जो अपनी चीजें कॉमन ऑब्जर्वेशन से ली, अब उनको बना दिया जाता है उठाकर लॉ। तो ये चीजें क्या हुई, अब लेबर्जर ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की, तो उसने कहा कि भाई ऐसा होता है, देखा हर बार ही ऐसा हो रहा था, तो उस चीज को बना दिया लॉ, और ये कभी फेल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर वो चीज फेल नहीं है तो ये लॉ बन गया। तो लिखो राइट डाउन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लिखो गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय लेवॉइजर। इसका पूरा नाम है एंटोइन, ANTOINE, एंटोइन लेवॉइजर, ठीक है। ओके, तो इसमें लिखो मैटर, इन्होंने बोला कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर जो मास कंबाइन होगा, वो जो चेंज, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जो आपके रिएक्टेंट में मास है, जो मास टोटल रिएक्टेंट में होगा वही मास टोटल आपको प्रोडक्ट में मिलने वाला है, ठीक है। So matter can neither be created nor be destroyed.
ठीक है। नेक्स्ट जो है लिखो उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के साथ, ठीक है। लिखो यहाँ पर, इसका मतलब ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ सेज दैट अ गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion of elements by mass. A given compound always contains the same proportion of elements by mass. A given compound always contains the same proportion of elements by mass. ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पर क्या है, सोर्स के ये इंडिपेंडेंट है। आपने जब उसको मेजर किया, आप कहीं से भी लाए हो, वाटर कहीं से उठा के लाए, रिवर से लाए उठा के, अपने आरओ से निकाल कर लाए, वो वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो मतलब एक फिक्स मास में ही होगा। जैसे हाइड्रोजन H2O में बात करें तो हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा क्या है 16। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के फॉर्म में ही कंबाइन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास बोलेंगे तो 14, हाइड्रोजन का मास बोलेंगे तो 3। अब अमोनिया कभी भी लोगे तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 के रेशियो, सॉरी 14:3 के रेशियो में ही ये मिलेगा। और वहीं आपको H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो किस रेशियो में मिलेगा, 1:8 के फॉर्म पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिख लो, इट वाज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन साहब ने हमें बताया था इसके बारे में, ठीक है। लिखो इसमें, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, the masses of the element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. ठीक है। Please repeat, your voice was cracking. Okay, I'll repeat. I said if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. तो यहाँ पर फिक्स एलिमेंट, किस एलिमेंट का मास फिक्स है H2 और O2 में? जो हमने रिएक्शन लिखी यहाँ पे फिक्स मास वाला एलिमेंट कौन सा है? अरे बताओ यार, क्या हो गया? H2 H2 का हमारा जो अमाउंट है वो इसमें फिक्स है, ठीक है। और O2 का क्या है, वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या बोला, लास्ट लाइन पढ़ो इसकी। लास्ट लाइन में आपको यही गिवन है कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स्ड मास मतलब H2, इसमें बात की जा रही है O2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो O2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा यहाँ वाले कंपाउंड में और ये वाले कंपाउंड में, वो क्या होगा, वो एक फिक्स्ड होल नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है, एक स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल लिख लो इसको, ये दोनों रिएक्शंस लिख लो, ये दोनों,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं इसका मास भी लिख देती हूँ, मास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मास बोलेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना मास है, 2 ग्राम्स है। ऑक्सीजन का मास बात करेंगे तो यहाँ पे 16 ग्राम्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है वो क्या है, 16 ग्राम्स है। यहाँ पर हाइड्रोजन बोलोगे तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 ग्राम्स है, और ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पर 32 ग्राम है। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 बोला, यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने 32 बोला। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, O2 का मास होता है, O प्लस O मिलाओगे तो यहाँ पर आएगा 32 ग्राम। इसको कितना लेना है हमें, इसका आधा लेना है, इसका आधा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा आपका 16 ग्राम, और यहाँ पर ये क्या आया, 32 ग्राम। तो अब आप इन दोनों चीजों का रेशियो लो, मतलब ऑक्सीजन जो ऊपर कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन जो नीचे कंबाइन हो रहा है, तो वो क्या आएगा, 16:32, या फिर आप इसको लिख सकते हो दिस इज 1:2, ठीक है। एक्चुअली जो पर हम लोग लिखते हैं ना, इसके आगे 1 और ये लिखते हैं 1/2, ये होते हैं हमारे मोल्स, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मोल मतलब आज नहीं, मे बी अब लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मोल्स जो होते हैं वो हमारे आगे बताते हैं, ये हमारे कभी मास नहीं होता, पर ये बताता है कि इसका कितना क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है, ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो चलो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका आ गया, यहाँ पर कितना है, 16:32। फाइन। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा गे-लुसाक्स लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब गे-लुसाक्स साहब ने क्या बोला हमें, इन्होंने हमें एक लॉ दिया जहां पर इन्होंने किया गैसियस वॉल्यूम्स की बात, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, दूसरा वाला लॉ जो हमें जोसेफ प्रोस्ट ने दिया है। उसने कहा था कि H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है एक फिक्स मास में ही यहाँ पर कंबाइन होगा। तो इन्होंने कहा, यहाँ पर इन्होंने गैसेस की बात की और गैसेस के वॉल्यूम की बात की। जैसे इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आप मिलाते हो तो यहाँ पर आपका फॉर्म होता है वाटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करोगे, तो लेट से मैंने इसको लिया 1 ml, तो इसका कितना होगा, यहाँ पर इसका होगा, दिस विल बी 0.5 ml। तो हमेशा ये एक फिक्स, इनका जो रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो होगा बाय वॉल्यूम। मतलब ये जो पार्ट हम लोग आगे लिखते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो उसी तरह से ये जो मोल्स होते हैं आगे चल के हम लोग देखेंगे, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे वॉल्यूम का रेशियो होता है। मतलब थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पर H2 और O2 को कंबाइन करके हमारा फॉर्म हो रहा है H2O। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो हमें H2O मिल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप लोगे, तो अगर आपने इसको लिया, यहाँ पे जो इसका नंबर डिनोट करेगा वो उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आपने इसका 1 ml ऑफ H2O लिया और 0.5 ml ऑफ O2 लिया, तो जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया उससे क्या आप बता सकते हो, यहाँ पे H2O कितना बनना चाहिए, H2O के आगे कितना है, 1। मतलब इसका 1 ml इसके 0.5 ml से कंबाइन होता है, तो यहाँ पर कितना फॉर्म होता है, यहाँ पर आपको 1 ml ऑफ H2O फॉर्म होगा, ठीक है। यही था आपका गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब ये जो कंबाइन होने का, ये जो बाई वॉल्यूम जो रेशियो है, ये भी क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो देखो, ये रेशियो क्या है, H2O2 के बीच में ये चीज आपका क्या है, 2:1 है, ठीक है। तो ये है बाई वॉल्यूम, ये है आपकी बाई वॉल्यूम। और अगर आप यहाँ पर बाई मास लिखते इसको तो कैसा होता, H2 का मास अभी हमने प्रीवियस केस देखा था तो कितना था, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास देखा था तो कितना था यहाँ पर, 16 ग्राम। तो बाई वेट देखा तो ये चीज थी 1:8, और बाई वॉल्यूम देखोगे तो ये चीज हमेशा एक फिक्स होगी, ये आपकी होगी 2:1, ठीक है। तो इस लॉ को लिख लो, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लिखो इसको, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसमें लिख लीजिए आप। ऑब्वियसली ये दिया किसने था, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, गे-लुसाक, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, गे-लुसाक का लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ। तो यहाँ पे लिखो, व्हेन गैसेस कंबाइन, when gases combine or when gases combine or are produced in a chemical reaction or are produced in a chemical reaction, they do so when gases combine
or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple integer ratio. They do so in a simple integer ratio by volume. They do so in a simple integer ratio by volume. ठीक है? Provided that all the gases are present at the same pressure and temperature. Provided that all the gases are present at same temperature and pressure. तो जहां पर मैंने आपकी बात की थी ना कि जो मोल्स का रेशियो होता है, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, ये बात भी तभी वैलिड होती है जब हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होते हैं. इसलिए यहाँ पर ये वाली बात भी वैलिड हो रही है जो मैंने आपको बताया. ये मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ये मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो जब ये कंबाइन होंगे जिस रेशियो में, वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो भी वही होगा. बट ये बात कब ट्रू है, जब ये दोनों चीजें किस पे हो, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर हो, तभी ये बात हमारी ट्रू होती है. ठीक है? तो लिखा आपने प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है? तो यहाँ पर लिख लो. अब आप ये रिएक्शन लिख लो. H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. तो यहाँ पर देखो, आपको ये जो रेशियो मिला, ये आपको एक सिंपल इंटीजर रेशियो मिल गया. ठीक है? अब जो लास्ट लॉ है आपका, वो है आपका एवोगाड्रोस लॉ. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने केमिस्ट्री के लिए. एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है? एवोगाड्रो बी, अरे यार, यहाँ पे लिखो एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रो ने पता क्या बताया? इन्होंने कहा कि मान लो आपके पास मान लो बहुत सारे गैसेस हैं, पर आपने क्या किया, उनको अलग अलग डब्बों में बंद कर दिया. मतलब आपने क्या किया, उनकी वॉल्यूम फिक्स कर दी. ठीक है? आपने क्या किया, उनकी वॉल्यूम फिक्स कर दी. तो उन्होंने कहा एक फिक्स्ड वॉल्यूम में आपके वहां पे जितने भी वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो हमेशा आपके क्या होंगे, वो सेम होंगे. मतलब आपने कहा कि 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस है, तो वहां पे जो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो वहां पर क्या होने वाले, नंबर ऑफ मोल्स पे चली गई फिर मैं. तो वहां पर अगर आपके पास वो जो फिक्स वॉल्यूम है गैस की, वहां पर आपके जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लो एक बॉक्स में बंद है, वही ऑक्सीजन भी एक सिमिलर बॉक्स में, एक आइडेंटिकल बॉक्स में बंद है. ठीक है? तो दोनों का वहां पर वॉल्यूम क्या है, सेम है. तो वहां पर इनकी जो क्वांटिटी होगी, वो भी क्या होगी, वो क्वांटिटी भी हमारी सेम निकल कर आएगी. ऐसा आपको एवोगाड्रो ने कहा. एवोगाड्रो ने कहा अगर आपकी वॉल्यूम सेम है, तो वहां पर आपकी क्या होगी, क्वांटिटी भी सेम निकल कर आएगी. ठीक है? इसकी स्टेटमेंट को एक बार लिख लो, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ आगे. लिखो, इक्वल वॉल्यूम of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. At the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. So equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. मान लो यहाँ पर ये मेरा कोई डब्बा है, यहाँ पर मेरी गैस है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है. दूसरा डब्बा है, यहाँ पर मैंने लिया वैसा ही है, सेम है, यहाँ पर मैंने लिया O2. ठीक है? यहाँ पर भी वॉल्यूम V है गैस का, मान लो यहाँ पर भी इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, और आपको पता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही ये ऑक्यूपाई कर लेगा. तो यहाँ पे आपकी जो ये गैस की वॉल्यूम है, यहाँ पर V है, यहाँ पर भी गैस की वॉल्यूम क्या है, V है, और इन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है. तो उस केस में क्या होगा, इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे. मतलब अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं H2 के, तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके O2 के. ठीक है? अब आप कहो कि मैं दोनों को रिएक्ट करके हमें वाटर बनाना है. ठीक है? अब आप अगर वाटर बनाना चाहते हो, मतलब मान लो वाटर वेपर फॉर्म होगा अगर आपके पास यहाँ पे,
गैस फॉर्म हुई यहाँ पर, तो इसके भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, अगर उसकी वॉल्यूम भी क्या है, V है। अगर उसकी वॉल्यूम भी V है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो भी हमारे सेम होंगे। मेरी वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, हाँ तो मैम ये आ था रही है। हमारा एवोगाड्रोस लॉ। मेरे को यहाँ पर कनेक्शन। मैम आप एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो क्या इस लॉ की? इन्होंने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस equal volume of all gases at same temperature and pressure occupy should contain यार क्या हो गया, तो यार अरे आवाज आ रही है अभी? यस मैम। क्रैक तो नहीं हो रही? नहीं मैम अब नहीं। हाँ ठीक है, तो लिखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, तो वहां पर क्या बोल रहे थे कि मतलब वहां पर भी सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बात की गई थी। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है हमारा, तो हमारे पास जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो वो हमारे क्या होंगे, उनके वहां पर जो गैसेस कंबाइन होंगी उनकी जो वॉल्यूम होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे, एक इंटीजर रेशियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो बात की एवोगाड्रो में, इसने सारे सब्सटेंसेस के लिए बात किया। इसने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं पर उनका प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो वहां पे उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, वो अगर उसकी वॉल्यूम बराबर है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली इसने बोला प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखने पे हमारे पास क्या है, उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सब भी हमारे क्या होंगे, उसके सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर सेम करके आप अगर वॉल्यूम जितनी चेंज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, पर लेकिन आपके वो जो नंबर होंगे वो हमारे बराबर होंगे। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे किसी का कोई इनपुट ही नहीं आ रहा है यार, मुझे कैसे पता चलेगा, ना शक्ल दिख रही है ना आप लोग बोल रहे हो। मैम क्या बोला आपने, सुना ही नहीं मैम एक दिया। बार रिपीट करो ना। नहीं सुनाई दिया? अच्छा एक काम करो, जरा अपना कैमरा ऑन करो सब तीनों लोग, और मुझे एक बार इंडिकेट कर देना लाइक थम्स अप की मैम आवाज आ रही है सही से। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास वॉल्यूम है, हाइड्रोजन को आपने एक कंटेनर में रखा, ऑक्सीजन को आपने एक कंटेनर में रखा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर ये सेम कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम भी V है, और दोनों जगह प्रेशर और टेम्परेचर भी आपका सेम है, तो इस टाइम पर क्या होने वाला है, आपका प्रेशर टेम्परेचर भी सेम है और इनके वॉल्यूम भी बराबर है। हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम उतना है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी इतना है, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है, ये आपके क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, वो इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर उनके क्या होने वाले हैं, वॉल्यूम भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस की बात की है इसमें। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो होंगी वो बराबर होंगी,
अमान, हाँ मैम आ गया समझ में। ठीक है। चलो एक डायग्राम से समझ लो यहाँ पर जैसे, तो आपके पास मान लो यहाँ पर H2 है, ये H2 का वॉल्यूम है इस कंटेनर में, ये आपके पास O2 है। अब यहाँ पे H2 है, अब आपको पता है जब आप वाटर फॉर्म करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, 2 पार्ट H2 चाहिए होते हैं और 1 पार्ट आपका O2 चाहिए होता है। ये किसने बताया था, अभी प्रीवियस वाले लॉ में देख के आए हो, डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखे है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला देखो, वॉल्यूम वाला, ये ग्रेविस ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसमें देखो क्या बोल रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो वॉल्यूम का रेशियो आया था वो हमारा क्या आया था, 2:1 आया था। ठीक है, मतलब अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो मुझे 2 पार्ट 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के चाहिए और 1 पार्ट 1 वॉल्यूम मुझे ऑक्सीजन का चाहिए। तो मैंने ऐसे 3 कंटेनर लिए, यहाँ पर मेरे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जब ये फॉर्म रिएक्ट करेंगे, मतलब ये सब जब मिलेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म होगा H2O। अब यहाँ पे जो H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मान लो X है, यहाँ पे H2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी X है, और यहाँ पे O2 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी X होंगे। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तीनों ही जगह क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, और ये तीनों कंटेनर्स की क्या है, वॉल्यूम भी इक्वल है। तो अगर हमारे पास इस तरह का केस है तो हमारे पास यहाँ पर इन सबके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। तो अब हमें यहाँ पर मिला H2O, वाटर फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, फाइन। तो ये हो गए हमारे 3 लॉ। अब जल्दी से मैं यहाँ पर बात करूंगी, यहाँ पर मैं बात करती हूँ, डाल्टन ने कुछ लॉ बोले थे हमें। ठीक है, डाल्टन ने हमें केमिकल कॉम्बिनेशन की कुछ बातें बोली थी, अब आप मुझे बताना कि वो कितनी वैलिड है आज की डेट में। ठीक है, तो डाल्टन ने हमें बोला था, अगर आपने याद हो, आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, तो डाल्टन ने हमें कहा था कि जो मैटर है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, एटम, और जो कि इंडिविजिबल नहीं है, ऐसा डाल्टन ने कहा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है? एटम क्या इंडिविजिबल है कि नहीं है? एटम है को मैम। कर है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें भी हम करते हैं, राइट। तो मतलब यहाँ पे आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी पता है। ठीक है, डाल्टन को ऐसा भी लगता था, जो जैसे एवोगाड्रो ने बोला ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जैसे H2 गैस बनाते हैं, तो डाल्टन को ऐसा लगता था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिल नहीं सकते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करेगा पर हाइड्रोजन खुद के दूसरे एटम के साथ फॉर्म नहीं करेगा बॉन्ड। पर हमें आज की डेट में पता है, जब ऑक्सीजन हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है वो O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसने बोला, जो उसने दूसरी स्टेटमेंट दी, उसने ये बोला कि जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, वो एटम्स हमेशा हमारे क्या होंगे, 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। तो ऐसा नहीं होता, वो हमारे दोनों एटम्स क्या होंगे, वो हमारे सेम भी हो सकते हैं, वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? मतलब डाल्टन का कहना था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो 2 आइडेंटिकल एटम है ना, तो हाइड्रोजन तो डाल्टन के अकॉर्डिंग इनका बॉन्ड नहीं बन सकता। और एवोगाड्रो ने देखो वही बात पहले बोली, तो उनकी बात उस टाइम पे किसी ने सुनी नहीं थी, फिर बहुत सालों बाद उस चीज को वैलिडिटी दी गई। अब उसी तरह से पर डाल्टन ने एक और चीज बोली, उसने बोला कि अब हमारे पास मान लो एक एटम है, कार्बन का एटम है, एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो उसने बोला अगर 2 अलग अलग एटम्स हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी, और अगर आपके पास सेम काइंड का एटम है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। आज के डेट में आप बात करो तो ये पॉइंट भी आपका वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आप आइसोटोप्स की बात करते हो। आइसोटोप्स बोले तो कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में बोलेंगे तो कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या आइसोटोप क्या होते हैं, याद है आपको क्या होता है आइसोटोप? हाँ रियन बोलो बोलो, कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो? हेत बताओगे कि आप मुझे क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स मैं याद दिलाती हूँ, आइसोटोप्स मतलब एक एटम, मतलब ऐसे ऐसे अपने पास एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो C12, C13, C14, ये सारे कार्बन के क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, मतलब इन सब में क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है पर इसमें क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट है।
तो यहाँ पे बात करें तो C12, C13 और C14, ये जो ऊपर लिखते हैं ये हमारा क्या होता है एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो अब आप देखो ये सारे क्या है, कार्बन का ही एटम है। कार्बन हमारे इस तरह में भी दिखता है, इस तरह में भी दिखता है और इस तरह में भी दिखता है। पर आप बात करोगे तो इनका देखो, इसका एटॉमिक मास है 12, इसका एटॉमिक मास है 13 और इसका एटॉमिक मास है 14। तो इसका मतलब एक आइडेंटिकल एटम के भी क्या है, एक आइडेंटिकल एटम के जो है वो प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं इंक्लूडिंग इट्स मास। डाल्टन का ये वाला जो पॉइंट था कि हमारे पास अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी इंक्लूडिंग इट्स मास, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो हमने 3 पॉइंट्स डाल्टन के हमने डिस्कस किए। ठीक है, फिर बाद में डाल्टन ने हमें बोला कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उसमें जो होता है अपने जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मतलब उसका कहना है कि यहाँ पर जो है नए एटम्स नहीं फॉर्म होते, पर उनका क्या होता है सिंपली रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जैसे आप बोलो कि यहाँ पे बोल रहा है कि H2 और O2 अगर फॉर्म हुए, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बात डाल्टन ने नहीं की H2 और O2 की, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग तो H2 और O2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो उनका कहना है कि यहाँ पर क्या होता है H2 फॉर्म हो गया तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है एक ही एलिमेंट से वहां पर क्या होता है वहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, मतलब आपका जो एटम होता है वो ही बदल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट भी आज की डेट में वैलिड नहीं है। तो मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बात करें तो वो हमारी पुरानी जो डाल्टन ने दी थी उससे थोड़ी सी वेरी करती है। मैंने जस्ट पॉइंट का डिस्कशन किया है, पॉइंट समझ में आए क्या आप लोगों को? ये 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, एक तो इंडिविजुअल वाले से आप एग्री करें, फिर मैंने आइसोटोप्स की बात की। जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या है, एक ही कार्बन के डिफरेंट एटम्स हैं, उनकी मास वेरी कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार याद है क्या? आइसोबार में क्या होता है? उसमें उल्टा था। हाँ उसमें उल्टा था, उल्टा उल्टा भी तो बता दो यार क्या था। मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास सेम होता है। सेम होता है, राइट राइट। तो अगर मैं बात करूं तो कार्बन का जो अपना जैसे है, कार्बन का जैसे C14 है ना, 14C6, तो अब आप नाइट्रोजन का अगर मास बोलोगे तो नाइट्रोजन का अपना 14 होता है एटॉमिक मास। तो अब देखो यहाँ पे दो एटम हो गए 7 वाला, मतलब नाइट्रोजन का जिसका 14 एटॉमिक मास है और कार्बन का जिसका 14 एटॉमिक मास है। तो ये भी डिफरेंट एटम्स हैं पर इनके एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग था अगर सेम एलिमेंट होंगे सेम है तो ये चीजें सेम होंगी, और सेम नहीं है डिफरेंट है तो ये सारी चीजें हमारी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उसका गलत हो गया था। फाइन, और उसके अकॉर्डिंग ये वाली बात कि H2 मतलब सेम काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो कंबाइन नहीं हो सकते, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ही हमारे कंबाइन होंगे। ठीक, और जो लास्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जस्ट रीअरेंजमेंट हो जाता है उनका, उनका क्या होता है नए नहीं फॉर्म होंगे, मतलब उनका केवल रीअरेंजमेंट फॉर्म हो गया, मतलब वो रीअरेंज हो गए, उनसे कोई नया एलिमेंट नहीं फॉर्म हो सकता। बट न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात करें तो वहां पर हमारे नए एलिमेंट्स भी फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? ये जो पॉइंट्स हैं इनको लिखना है तो ये लास्ट नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना मोल कॉन्सेप्ट। मुझे लगा था शायद मैं आज ही स्टार्ट कर पाऊंगी बट लेकिन मेरी स्पीड शायद थोड़ी स्लो रही आज। ठीक है, एनीवेज उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बुक की एक्सरसाइज में अभी ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाओगे, एक बार मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो आप वहां पे ज्यादातर क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो सैटरडे को होगी उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट पे काफी आगे बढ़ेंगे, तो आपको संडे और मतलब अगले वेडनेसडे तक काफी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली 2 more lectures will be required to complete this chapter. ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, let's find up the class. Thank you. थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। Thank you, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am. Bye.